नमस्कार। मैं विष्णु नारायण, फॉलो अप बिहार के लिए। पटना इन दिनों कुछ ज़्यादा ही गर्म है। गर्म है इस लिहाज से भी क्योंकि सियासत वहाँ की हमेशा ही बिहार की जिस तरीके से खबरों में रहती है, सुर्खियों में रहती है। और पिछले महीने से ही करीब करीब एक महीना हो गया, होली के इर्द गिर्द से जो गर्माहट चढ़ी सियासी, वो उतरने का नाम नहीं ले रही। हालांकि मौसम रह रह करके बदल जा रहा है। कभी जहां तहां जिस तरीके से बारिश हो रही है, कहीं ओले पड़ जा रहे हैं, कहीं आंधी अंधड़, उसकी वजह से खेती का बहुत सारा नुकसान हो रहा है। मुआवजे की बात हो रही है, और एक मुआवजे की बात अभी और आ गई है, जब जिस तरीके से कल एक भगदड़ हुई और नालंदा जिले में हो गई, तो वहां भी मुआवजा बांटा जा रहा है। उसके अलावा नालंदा आप देख रहे होंगे इस दौरान किस तरीके से इसलिए भी सुर्खियों में है कि वहां एक महिला के साथ जिस तरीके का कृत्य हुआ, वो पूरे देश भर में बहस का विषय है। लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री, बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा? 40 लोकसभा सीटों वाला, 243 विधानसभा वाला, जो एक तरीके से देश और दुनिया की राजनीति को तय करने वाला एक क्रूशियल स्टेट है, वहां मुख्यमंत्री के तय होने न होने, कौन होगा नहीं होगा, इसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति तो है। भले ही जानने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि कौन होगा, लेकिन उसके बावजूद तरह तरह के कयास, तरह तरह की अटकलें तो जारी हैं। कभी कोई नाम उछल जाता है, कभी कोई। तो इन सारे नामों के इर्द गिर्द क्या है, और खरवास किस तरीके से बिहार जैसे राज्य में या हिंदी पट्टी में इतना क्रूशियल हो जाता है कि जो राजनेता इतने बड़े बड़े, हालांकि राजनेता अपने तरीके से दकियानूस भी होते हैं, बहुत सारे ज्योतिष शास्त्र या तरह तरह से मानने वाले, तो वैसे समय खरवास क्यों इतना क्रूशियल हो गया है कि ऐसे में जब अब नीतीश कुमार 20-21 साल के बाद मुख्यमंत्री पद की ओर से होते हुए अब केंद्र की राजनीति में, और उनकी सुरक्षा ऐसे समय में बढ़ा दी गई है, तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? और क्या आरएसएस का कोई वीटो है या फिर क्या है? इस पर बात करने के लिए संतोष सिंह सर से बेहतर शायद ही बिहार के भीतर कोई हो। तो सीधे मतलब इस कयास और अटकलों और उहापोह और खरमास के बीच बात करते हैं कि क्या चल रहा है बिहार में, सर। क्या चल रहा है तो आप प्रील्यूड में आपने बहुत कुछ बता ही दिया। तो एक तरह से कहें तो अभी तक खरमास चल रहा है, वास्तविक खरमास भी चल रहा है, राजनीतिक खरमास भी चल रहा है, बौद्धिक खरमास भी चल रहा है। मैंने बौद्धिक खरमास इसलिए बोला कि सोशल मीडिया पर इतने तरह के नाम आए कि आप भी टेम्पटेड हो जाते हैं कि उनके बारे में जानने के लिए गूगल एआई करने के लिए कि भाई ये एक्स व्यक्ति क्यों है, मतलब हाँ। किसी एक्स वाई का नाम देकर के उनको हम लेजिटिमेसी इस फॉर्म पर नहीं देना चाहते हैं। क्यों दें? वो एक ट्रैप है। देखिए, स्टेट की पॉलिटिक्स को आप अगर डिकोड करने की कोशिश करेंगे, हालांकि बिहार जैसा स्टेट डिकोड करना बहुत ही आसान नहीं है, लेकिन हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो अब इसमें देखिए स्टेक होल्डर्स कौन कौन है इस पूरे प्रकरण में। मेरे हिसाब से 3 स्टेक होल्डर्स हैं: जेडीयू, बीजेपी और उनके एलाइज, जो स्मॉलर एलाइज हैं, जिसमें कि लोजपा रामविलास, हम एस हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा। तो जूनियर एलाइज और 2 जो सीनियर हैं पार्टनर्स एनडीए के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मेरे हिसाब से 3 स्टेक होल्डर्स हैं। चौथा स्टेक होल्डर जिसकी चर्चा आप लोग करते हैं, आरएसएस के बारे में बोलते हैं, वो एक तरह से अनसीन फोर्थ स्टेक होल्डर। लेकिन हम 3 की बात करेंगे तो मैं जब कोशिश करता हूं कि कैसे इस चीज को जानने की कोशिश करें, जी। तो सबसे होता है कि पावर ट्रांसफर कहां से हो रहा है। पावर ट्रांसफर जेडीयू से हो रहा है, नीतीश जी की खेमे से हो रहा है, तो सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि उनका केंद्र कहीं न कहीं, जदयू का केंद्र तो पटना ही है, बीजेपी का केंद्र दिल्ली है, क्योंकि बीजेपी के नेताओं से आपको यहाँ बहुत कुछ नहीं मिलेगा। जी। वो उनकी जानकारी तकरीबन हमारी इतनी ही है, ऊपर वीएस से है, सुना हुआ है, कोई कुछ सोर्स से
नहीं है, क्योंकि जो टॉप 2 लीडर्स हैं केंद्रीय नेतृत्व के, वो उनसे शायद शेयर नहीं करते होंगे। वो टॉप लीडर्स की जो बात सुन के आती होगी, तो नीचे के जो 1-2 टॉप होंगे, उन तक की बात जो होती है, और जल्दी डिस्क्रिमिनेट वो चीज़ नहीं होता है। जी। तो जेडीयू की तरफ से जो मैंने हाल-फिलहाल में जो स्टोरी भी की मैंने, रिपोर्ट भी बनाई, जानने की कोशिश की कि क्या चल रहा है। तो जेडीयू में एक क्लैरिटी है कि नीतीश कुमार की जो इतनी बड़ी लास्टिंग एक लीगैसी है, राजनीतिक विरासत है, 85 सीट असेंबली सीट है, 12 आपको लोकसभा की सीट है, और इतना बड़ा नाम है, तो उनकी रजामंदी के बिना, उनकी रजामंदी के मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ हिज चॉइस। अब इतने उस निर्णय की स्थिति लेने में है, लेकिन इतना जरूर है कि वो क्या चाहते हैं, पार्टी के हित में क्या हो, वो ये जान रहे हैं कि देखिए, उन्होंने बहुत आइडियोलॉजिकल पोजीशन लिया था कि बेटे को नहीं लाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली उनको लाना। तो मैं आइडियोलॉजी के अकाउंट पर नीतीश कुमार को बहुत बड़ा नेता नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमने उससे कंप्रोमाइज किया है। ही इज एज मच ए प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन एज एनीबॉडी कैन। उतने ही आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिज्म भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट भी रहे हैं, और वही पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का स्ट्रेंथ रहा है। बिहार की जब ट्राइपोलर पॉलिटिक्स होती है, तो 3 ध्रुवीय में, तो ये ऐसे ध्रुव हैं जिसके साथ जाते हैं वो ध्रुव बड़ा हो जाता है, और यही उनका, जिसको कि लोग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म करते हैं, पॉलिटिकल समरसॉल्ट करते हैं, यही उनका स्ट्रेंथ है। तो हम इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टेक होल्डर का ये है कि समवन जो कि उनकी लेगेसी को ले जाए, जो हमारा सोशल कम्बिनेशन बरकरार है। सोशल कम्बिनेशन अभी आप देखिएगा, लव कुश कम्बिनेशन है, नीतीश कुमार लव को रिप्रेजेंट करेंगे, कुश को सम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नंबर 1 वो करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है कि समवन हु कैन कैरी फॉरवर्ड दैट लेगेसी, जो एडमिनिस्ट्रेशन को 1.5 बरस से समझ रहा हो। तो मैं बिना गोल बात की हिरासत में सीधा बोलता हूँ कि जेडीयू की तरफ से सिर्फ एक ही नाम मुझे मिला, जो मुझे सेंस मैंने किया। कहा जाता है कि आप नाम लेते हैं नहीं बनता है, वो अलग बात है, वो एक, लेकिन हम राजनीतिक स्टूडेंट के रूप में, विश्लेषक के रूप में हम तो अपना काम करते हैं। तो हमको 2 नाम नहीं मिले। हमने जितनी जिन नेताओं से, जिस लेवल के नेताओं से बातचीत की, उसमें बातचीत सिर्फ सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी हमारा पसंदीदा नाम है। अब आइए बीजेपी की तरफ से दूसरा स्टेक होल्डर। दूसरे स्टेक होल्डर में यहाँ कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं। आरएसएस के कुछ नेताओं से बातचीत करने से ये सेंस आता है कि उनका ग्रेट कंफर्ट लेवल सम्राट चौधरी के साथ नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एब्सोल्युटली नहीं है जी। एक ये है कि समवन हु इज नॉट फ्रॉम हमारा ओरिजिनल एबीवीपी आरएसएस बैकग्राउंड का आदमी हमारा नहीं है, इम्पोर्टेड। ठीक है, जनता पार्टी शुरू किया है, वो आरजेडी में रहा, जदयू में रहा, फिर वो करके हमारे पास आया। लेकिन यहाँ बीजेपी का जो आरएसएस का स्टेक होल्डिंग होना, यहाँ इसलिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। यहाँ जेडीयू एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, आपसे मात्र 4 सीट की पाती है। उसमें कमजोरी यही है कि उनके नेता अभी उस हनक में नहीं है जो हनक में पहले हुआ करते थे। 43 सीट में भी जो उनकी हनक थी, वो 85 सीट उनका नहीं। स्वास्थ्य स्थिति का भी खराब होता है, यही उनका एक वीक पॉइंट हो जाता है। लेकिन उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, यही कारण तो था कि निशांत कुमार को, नीतीश कुमार के बेटों को राजनीति में लाने का, जो नीतीश कुमार अंत तक सहज नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इतना बड़ा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही हम इसको जाने नहीं देंगे, इसको पुरोहित नहीं होने देंगे। तो समवन, एक आदमी जिसके नाम पर रजामंदी हो सकती है, कंसेंसस हो सकता है, वो निशांत हो सकता है। तो बीजेपी की जो इच्छा हो, बीजेपी अगर कंफर्टेबल पोजीशन में होती है, वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकती है। जो गुजरात में उन्होंने किया, आप देखिए मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान में किया। लेकिन आप ये देखिए, जहां उनको स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर चाहिए, वहां उन्होंने स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर किया। डू नॉट फॉरगेट योगी आदित्यनाथ, डू नॉट फॉरगेट देवेंद्र फडणवीस, डू नॉट फॉरगेट हिमंता बिस्वा शर्मा, इवन धामी ऑफ उत्तराखंड। तो आप देखिए कि वो ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक प्रेडिक्टेबल पॉलिटिक्स, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स, सरनेम की पॉलिटिक्स किया, वो किया।
उनको क्या चाहिए कि एक पार्टी जनसंघ, जिसके फॉर्मर में जनसंघ थे, जिसने अपना अकाउंट 1962 में 3 सीट से किया था, और 67 में पहली बार उनको मंत्रालय बनता है, जिसमें कि 3 मंत्री बनते हैं, रुद्र प्रताप सरंगी, विजय कुमार मल्होत्रा, और एक और नाम बोल रहा हूँ, राम बाबू ऐसे करके था, 3 मंत्री बनते हैं। मतलब जिसने अपना खाता 62 में खोला, 38 साल और 26 साल जोड़ लीजिए, 38, 20, 5800 आप जोड़ लीजिए, ऑलमोस्ट 100 दशक से ऊपर। उनके लिए सबसे बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अपना चीफ मिनिस्टर होना, इतने 64 वर्ष के बाद राजनीति करने के बाद। दैट वुड बी द बिगेस्ट अचीवमेंट। उनके लिए प्रॉपर नाम मैटर नहीं करेगा कि उस व्यक्ति का नाम सम्राट चौधरी है, उस व्यक्ति का नाम नित्यानंद राय है, उस व्यक्ति का नाम संजीव चौरसिया है, धर्मशिला गुप्ता है, जितने नाम बोल रहा है आपको, बढ़ते जाइए, डॉट 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 डॉट। वो एक जोक अभी चल रहा है कि 90% सम्राट चौधरी एंड इन 10% 90 अदर। ये अभी दिस इज द लेटेस्ट पॉलिटिकल जोक। तो जोक सपाट, ये 2 स्टेक होल्डर, थर्ड स्टेक होल्डर, वन बाय वन। थर्ड स्टेक होल्डर जो अलाइड हैं, उसमें अलाइड में मोर और लेस सहमति सम्राट के लिए दिखती, मुझे दिख रही है। तो जब आप देखेंगे कि जब ये बन रही है, तो मुझे लग रहा है कि हम और आप इस समय का जो गैप है, बफर टाइम है, उस टाइम में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नाम तय हो चुके हैं, है ना, ऑलरेडी ये फॉर्मूला तय हो चुका है। अब थर्मास है, कोई तो काम नहीं होता है। 15 तारीख तक आप अगर ऐसा होता, नीतीश कुमार अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे चुके होते, उनका 14 दिन का था, आप 30 तारीख को खत्म हो रहा था, एमएलसी का इस्तीफा उन्होंने दे दिया। जहां तक बताया जा रहा है कि 10 तारीख को, 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे वो, और उसके 4 दिन के बाद थर्मास खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि 15 से 20 के बीच में कभी भी हमारी सरकार यहाँ बन सकती है। तो बाय 15 वी विल गेट टू नो कि क्या होता है, कौन से चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ये एक लॉजिक के हिसाब से, जो 3 स्टेक होल्डर के हिसाब से, ये अभी तक मुझे सेंस लग रहा है। उसके बाद तो सरप्राइजेज है, सरप्राइजेज के लिए बीजेपी जानी जाती है, और वो आप उसमें हम कोई लॉजिक, कोई विश्लेषण नहीं कर सकते। वो जब होगा तब होगा। लेकिन अभी तक जो हमें सेंस आ रहा है, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, अभी तक हमारा यही सेंस है। मतलब अगर आरएसएस कुछ ऐसा करती है तो प्री एनालिसिस सबके धरे के धरे रह जाएंगे, फिर पोस्ट एनालिसिस ही बचेगा हमारे पास कि अगला अगर बन गया तो क्यों बन गया, किस लिए बन गया, कैसा बैकग्राउंड था उसका, क्या जाति, क्या समुदाय, कहां से पढ़ाई लिखाई, जिसका कोई और शोर शायद नहीं होगा। मुझे अभी बहुत बड़ा स्टेक होल्डर, जिसे मैंने बताया, आरएसएस बहुत बड़ा स्टेक होल्डर नहीं लगता है। जैसे कि योगी के केस में पहली बार जब योगी बने, तब जानते हैं कि मनोज कुमार सिन्हा का नाम तय हो गया था। हाँ, और योगी आरएसएस में पुट इट पुट डाउन और योगी बने। वो डिफरेंट केस था, जहां आपको एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई थी। यहाँ ये केस नहीं है। यहाँ आज के डेट में भी चुनाव हो जाए, बीजेपी माइनस रेस्ट अगर हो जाए, बीजेपी बिना जदयू के, बिना लोजपा के, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अपने बूते पर भी सरकार बना सकती, क्योंकि एक ऐसा स्टेट है, इस स्टेट का डिफरेंट टेम्पलेट है। यहाँ सोशलिस्टों को जगह मिलती है, कांग्रेस को भी मिलती है, और ऑफकोर्स मतलब को भी मिलती है। तो डिफरेंट आप देखते हैं, यूनियन वाइज यहाँ डायनामिक्स चेंज होता है। इलाहाबाद डिफरेंट बिहेव करेगा, नॉर्थ बिहार डिफरेंट बिहेव करेगा, साउथ बिहार डिफरेंट बिहेव करेगा। तो यहाँ वो तिलक, वो भ्रम बीजेपी का 15 में ही दूर हो गया था, जब नरेंद्र मोदी अपने उत्कर्ष पर थे, एकदम अटेंडेंस पर थे, तब वो 91 से सीधे 53 सीट पर आ गई थी। तो ये अपना बीजेपी जानती है, वो हिस्टोरिक चांस क्यों गंवाना चाहेगी। कि आज के डेट में एज ऑफ नाउ मुझे स्टेक होल्डर नहीं लगता। अगर आप बीजेपी, अगर जेडीयू को कन्विंस करने में बीजेपी सफल रही, तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, वी आर नॉट पॉलिटिशियन। हम उसके अंदर की बात नहीं समझ सकते, तो अंदर क्या डायनामिक्स है, क्या डिस्कशन हुए। अभी पेरिफेरी से जो हमको नॉलेज मिला, जो पॉइंट मिलते हैं, हम उसको डिसिफर करते हैं, एनालाइज करते हैं। वी कैन गो रॉन्ग, वी कैन गो राइट, बट वी आर फ्री टू डू सो, दैट इज आवर जॉब। ठीक है, इस पर मैं एक चीज, चूंकि आपने कुछ टेम्पलेट्स का जिक्र कर दिया, और बिहार जितना क्रूशियल स्टेट है, यहाँ कास्ट के बाइनरीज पे या ऑप्टिक्स पे जितनी ज्यादा बातचीत होती है, इस साल के शुरुआत या पिछले साल से ही जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी आ रहे थे
ओबीसी और ईबीसी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे थे, अभी धीरे धीरे उनके जिला अध्यक्षों की सूची आने लगी है, जिसको लेकर के एक तरीके का की सुगबुगाहट है, कहीं विरोध भी है, कहीं ये कहा जा रहा है कि सिर्फ वो उनकी बातें जो हैं वो बहुत इस तरीके से थ्योरीज में रहती हैं, मगर प्रैक्टिकल में कुछ हो नहीं पाता। इस दौरान भी जब राज्यसभा के चुनाव में उनके 3 विधायक अनुपस्थित दिखे, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस दौरान जिस तरीके से जिलाध्यक्षों की एक सूची आई है, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं? उसका रिफ्लेक्शन क्या राहुल गांधी की पॉलिटिक्स तक जाता है, या फिर इसको सिर्फ बिहार तक ही सीमित रखा जाए? नहीं, बिहार तक ही सीमित रखा जाए। मतलब आपका लार्जेस्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि वो जब आए ना तो उन्होंने ओबीसी, ईबीसी, दलित माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स को फोकस किया। जो जी। संविधान बचाओ रैली का अगर सीरीज देखेंगे, जैसे हम्म। कि कर्पूरी के हॉस्टल में जाना, हरिजन के हॉस्टल में जाना, पुलिस को रोकने के बाद भी जाना, संविधान हम्म। के वो छोटी वाली किताब लेकर के, और हम्म। उसी उसी क्रम में देखे कल्याण जैसे नेता ज्वाइन करते हैं, हम्म। दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी जुड़ते हैं, ये हम्म। सारी चीजें हुई। लेकिन उस चीज का एक्सटेंशन नहीं हुआ। आप जो हम्म। कहना चाह रहे हैं, तो मैं उसका अगर कंस्ट्रक्ट को उसको मैं देखूंगा, तो कोशिश करूं, एनालाइज करूं फर्दर, जी। तो हम जो पावर ट्रांसफर, हमारा थर्ड पावर ट्रांसफर की तरफ बिहार का ड्यू है। हमारे हम्म। पास अपर कास्ट से ओबीसी आया, 36 वर्ष ओबीसी का चला। त्रिवेणी जी। संघ के जो तीन जातियां थी, कोयली, कुर्मी, यादव का राज, हम्म। 36 हम्म। ईयर जो डोमिनेंट कास्ट है ओबीसी थे। जी। अब हमारे पास जो ईबीसी का पॉपुलेशन, अगर मुस्लिम ईबीसी भी जोड़ेंगे, 36.01% है। अगर सिर्फ हिंदू ईबीसी करेंगे 25% के आसपास है। हम्म। तो वो बहुत बड़ा घटक है। तो हम ईबीसी ऑब्लिक दलित, इस पावर हम्म। ट्रांसफर की तरफ अभी हम नहीं गए। ईबीसी का नेता जो है, मतलब उस नहीं बना है, मतलब आप हम्म। मुख्यमंत्री दलित बने हैं। दलित मतलब ऑफकोर्स भोला पासवान शास्त्री छोटे छोटे समय के लिए 3 बार बने हैं, हम्म। रामसुंदर दास बने हैं, जीतन राम मांझी बने हैं। लेकिन वो हम्म। एक तरह से कहिए कि फुल पावर ट्रांसफर नहीं था, जिसे कि बहन मायावती जी का हुआ उत्तर प्रदेश में। अपने हम्म। बूते पर सरकार बनाते आते उत्तर प्रदेश ने थर्ड पावर ट्रांसफर देखा। हम्म। बिहार उस चीज के लिए ड्यू है। तो एक हम्म। लाइन ऑफ थाउट ईबीसी लीडरशिप या दलित लीडरशिप के लिए हो सकती थी, तब हम्म। जब बीजेपी वो अपने बूते पर अपने नंबर होते। आज हम्म। के डेट में अगर जेडीयू के नंबर अगर 85 की जगह 75 भी होते, हम्म। और लोजपा का मान लीजिए 19 की जगह 29 होता, 25 होता, और हम्म। उनकी और स्मॉरल एलाइज मिला करके हम्म। 122 का आंकड़ा वो पार कर रहे होते, तो ये हो सकता था पावर ट्रांसफर। लेकिन हम्म। क्योंकि, या फिर हम्म। अपोजिशन का पूरा मान लीजिए 41 जो है, इनको हम्म। ऑफर कर दे हम्म। जेडीयू को, हम्म। तो मतलब वो भी एक जो अभी जो स्थिति है ना, एक तरह से फंसी हुई है, और वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। बीजेपी को लगता है कि हम ऑन कोर्स हैं, हम्म। हम जो उस पार बढ़ रहे हैं, हमको हम्म। कंसोलिडेट कर रही है। अगर मान लीजिए लवकुश कॉम्बिनेशन को भी कंटिन्यू करेंगे, उनको भी लगेगा नीतीश कुमार की इतनी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है, हम हम्म। उसको कोऑप्ट। और डू हम्म। नॉट फॉरगेट धानुक, 2.5% जो हम्म। धानुक है वो मिला करके, वो हम्म। ये ईबीसी है, हालांकि वो तीनों मिला करके 10% के स्टेक होल्डर होता है। जी। 10% इन पॉलिटिक्स बिग नंबर। तो वो भी वो चाहेंगे इसको कोऑप्ट करें। तो अभी हम्म। जो हम पावर ट्रांसफर के लिए, अब बीजेपी, बिहार बीजेपी के नंबर्स नहीं है, अभी हम उस हिसाब से रेडी नहीं। ड्यू हम्म। है, मैं कह रहा हूँ 36 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। सोशलिस्ट रूल के बाद वो ईबीसी का इतनी बड़ी संख्या है। आप ईबीसी हम्म। की पॉलिटिक्स करते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को इतना बड़ा आप उस लीगेसी के नाम पर उनके सिंबोलिज्म को यूज करते हैं, वो ड्यू है। 16% आपका दलित है, वो ड्यू हम्म। है। तो आपका हम्म। जो एक पावर ट्रांसफर जो उससे होना चाहिए, उस हम्म। तरफ अभी होता हुआ मुझे अभी नहीं दिख रहा है। बट हम लोग करीब हैं, वी आर क्लोज टू दैट। बट अभी हम्म। लगेगा फॉर नाउ, फॉर सम हम्म। टाइम, मे हम्म। बी 4-5 ईयर्स, मैं मानता हूँ 30 तक ओबीसी पॉलिटिक्स से बिहार की पॉलिटिक्स में डोमिनेंस रहेगा। 30 हम्म। के बाद में मैं देख रहा हूँ कि पावर ट्रांसफर की तरफ हम जा रहे हैं। वो अलग डायनामिक्स, उसमें क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, अभी अभी हम नहीं जानते हैं। लेकिन जी। अभी हम देखते हैं कि ये सत्ता जो है, अभी ओबीसी के पास ही रुकती हुई दिख रही है। ठीक है। इसमें चूंकि आपने एक आप
कई एक बार मैं अलग अलग जगहों पर आपको बात करते हुए जब देख रहा हूं इस दौरान, तो आप एक तरीके का एक एक नया विंडो खोलने की बात कर रहे हैं, एक तरीके का इशारा कर रहे हैं। मतलब कि जो विपक्ष के पास संख्या है, अगर वो कोशिश करती तो शायद ये एक तरीके के समाजवादी खेमे में ही सत्ता रह जाती, जैसा कई एक बार हुआ कि नीतीश कुमार को अपना नेता माना लालू प्रसाद ने। परिस्थितियां हमेशा अलग अलग रहीं। 14-15 वाला चुनाव, जिसके बाद से 14 में सारा एक्सपेरिमेंट करके नीतीश कुमार भी पस्त हुए और उसके बाद लालू प्रसाद को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर वो लोग साथ आए और फिर उसके बाद का भी चुनाव जिस तरीके से पिछली बार दिख रहा था, 24 का चुनाव होते होते फिर वो इस खेमे से तोड़ करके उस खेमे में ले गए। तो आप जिस तरीके का इशारा कर रहे हैं, मगर एक आप देखते हैं विपक्ष एक लेड बैक एटीट्यूड में है, या पता चले कि शांत है, या अपने अपने ऐसे समय में जब इतना क्रूशियल स्टेट है बिहार, और राजनीति करने वाले इस खेल को बखूबी समझते हैं, तो वैसे समय में आपको लालू प्रसाद का पैर पर पैर चढ़ा करके चैता सुनना और साथ साथ उनके पूरे अमले जमले का और नेता प्रतिपक्ष का भी वहां होना, कोई कोशिश ना करना अपनी ओर से, आपको इसमें क्या कोई कोई लार्जर पिक्चर दिखाई पड़ती है, या कोई पिक्चर दिखाई पड़ती है? राज्यसभा के चुनाव ने बता दिया ना। राज्यसभा के चुनाव में आपी के फैजल रहमान जो बड़े नेता थे, मसूद रहमान के पुत्र हैं, अब जिन कारणों से माता जी बीमार हैं, आप एब्सेंट रहे, आपने वोट नहीं दिया। एंड फॉर कांग्रेस की टीम, कांग्रेस वालों से बात कीजिए तो वो कहेंगे कांग्रेसी है ही नहीं। एक को मतलब फारबिसगंज को मनोज विश्वास ने कहा, उनको पप्पू यादव ने टिकट दिलवाया था। मनिहारी वाले के बारे में कहा जा गया कि भाई वो प्रो जेडीयू हैं, और एक के बारे में कहा गया राठौड़ी के करीबी हैं, वाल्मीकि नगर वाले को। तो आप जब विपक्ष में एका ही नहीं है, और आप ओवैसी साहब की पार्टी का क्या मान ली चलिए इसमें समर्थन कर दिया, कभी क्या उन लोगों ने ये डिस्कशन किया ये सिचुएशन भी हो सकता है, ये नहीं किया, या फिर किसी अन्य तरह के राजनीतिक दबाव में है, ये भी हो सकता है। तो अभी जो नंबर जो है अभी टच एंड गो है। तो और राज्यसभा एक्सपेरिमेंट देखने के बाद अपोजिशन को ये हिम्मत भी नहीं हुई होगी कि इस चीज को हम ये करें। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक तरह से होता है ना कि एक आप फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए भी, थोड़ा सा एक अपर हैंड लेने के लिए भी, मतलब अगर मैं मानता हूं कि इस बीजेपी जैसी अगर पार्टी होती ऐसा कुछ कर रही होती, मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा कुछ कर रही होती, तो ये होता क्या है ना कि इस तरह की पॉलिटिक्स करते तो आपको लगता है कि हेल्दी अपोजिशन, मतलब मैं कोई नहीं कह रहा हूं कि मैं बार-बार बोलता हूं, मैं आई एम नॉट प्रोवोकिंग आरजेडी, आई एम सेइंग कि एज एन अपोजिशन मैं उनको अपना काम करता हुआ नहीं दिख रहा हूं। दे आर नॉट लुकिंग ए वाइब्रेंट अपोजिशन। आप हाँ, मतलब ऐसी इसलिए ही मैंने, क्योंकि वो जो तस्वीर और वो जो विजुअल्स आए जिसमें ये दिखा कि भाई ऐसे समय में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में चैता हो रहा है, लौंडा नाच हो रहा है, ये होना कोई ऐसा ऐसा अजीबोगरीब नहीं है बिहार की परिस्थितियों में, मगर ये टाइम और स्पेस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इतना क्रूशियल है, स्टेट इस जंक्चर पे है। और नीतीश कुमार जिनके नाम पर एक मैंडेट मांगा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, उनको जिस तरीके से भी बीजेपी अपने फोल्ड में ले जा करके उनको बाहर ही कर रही है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। वैसी स्थिति में नेता प्रतिपक्ष और उनका पूरा कुनबा, जो अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के, वो लोग चैता सुन रहे हैं, लौंडा नाच देख रहे हैं। एक हास्यास्पद स्थिति तो दिखाई पड़ती है राजनीतिक तौर पर। मैं उनके व्यक्तिगत चॉइस पर क्या है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। चैता एक अच्छा सॉन्ग है, चैता पूर्वी या कुछ सुने, हमारी लोक संस्कृति का हिस्सा है, वो सुन सकते हैं। लेकिन आप जो समय की बात कर रहे हैं और लौंडा डांस को भी जिस तरह से किया गया, आप उसके बारे में पूरा इतिहास पढ़ेंगे, उसके बहुत बड़े नायक भिखारी ठाकुर हुए और उनको भोजपुरी का शख्सियत कहा जाता है। तो हम उस लोक संस्कृति वाले पार्ट पर नहीं जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं उसकी टाइमिंग पर बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कि एक जो अपोजिशन का एक लगता है कि एकदम कंप्लीट एक तरह से कहिए कि सरेंडर कर दिया, एब्जेक्ट छोड़ दिए उसने। हाँ, एब्जेक्ट सरेंडर कर दिया है कि भैया जो होता है हम उसके एक म्यूट स्पेक्टेटर हैं, हम बने हुए हैं, जो हो रहा है, और हम मतलब एक कैजुअल होकर के अपना जो काम कर रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा था कि एक
वाइब्रेंट अपोजिशन, है ना, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनने के प्रयास, उसको लगे कि यार मैं भी स्टेक होल्डर हूँ, मैं जरा प्रयास करके तो देखूं, वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये जेडीयू क्या करती थी, जेडीयू ने क्या किया, जेडीयू कम सीट की पार्टी होने के बावजूद ही तो प्रयोग किए ना, 22 में किए तो नीतीश कुमार कम सीट की पार्टी के बाद भी तेजस्वी के साथ जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। आप 43 सीट लाके आपके साथ बनते हैं, फिर 22 में वहां चले जाते हैं। तो वो जेडीयू की पॉलिटिक्स क्यों, आप कह लीजिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, उनकी उपयोगिता है। तो उन्होंने बीजेपी को एक पांव पर हमेशा खड़ा रखा। तो आप जब अपोजिशन आते हैं तो यू आर नॉट एबल टू कॉबल टुगेदर द इंटायर अपोजिशन, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि नंबर्स हैं, लेकिन आप यू आर नॉट एबल टू कीप द फोल्ड टुगेदर। और जो सत्ता में है वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि राज्यसभा वाले सीट में पांचों निकाल लेंगे, क्योंकि वो आपको सेंधमारी कर सकते हैं, वो देख रहे हैं कि आपके 3-4 ही तो तोड़ने हैं, असेंड कराने हैं, आपको करा दिया। तो ये देख करके उनकी स्पष्ट है। लेकिन हम बिहार की पॉलिटिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर को कवर कर रहे हैं जी। एक तो मतलब नीतीश कुमार का इतने लंबे समय के बाद जाना, इतिहास उनकी समीक्षा करती रहेगी, ठीक है, इतिहास पर हम लोग आगे लिखते रहे हैं, लिखते रहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़े युग का जो है, राजनीतिक युग का पटाक्षेप होने वाला है। और मैं बोलता हूँ कि हमें एक मीडियोक्रेटी के फेज में, बराबर बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स की मीडियोक्रेटी के दौर में हम प्रवेश करते हैं। हम मतलब कोई भी आज के डेट में कोई ऐसे मुख्यमंत्री हमको ऐसे बनते हुए नहीं दिख रहे हैं जो बहुत बड़ा आइडिया हमको देने के लिए बहुत विजनरी हो और नीतीश कुमार के स्पीकर वाला मुख्यमंत्री बनता हो, क्योंकि उसने न ही बीजेपी ने लीडरशिप क्रिएट किया, नहीं जेडीयू लीडरशिप क्रिएट किया। जेडीयू में एक बार दिग्विजय सिंह जी जो नहीं रहे, वो बोला करते थे कि जेडीयू 1 से 19 तक नीतीश कुमार है, बीच में पर भी कोई होता है। तो बीजेपी में जो भी हुआ, सुशील कुमार मोदी थे, सुशील कुमार के मोदी के बाद आप देखिए कि जितने नेताओं जिसमें कि चीफ मिनिस्टर की होड़ बनी हुई है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, सब मोर और लेस सेम एक्सपीरियंस के, सेम उनका जो भी स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर के हैं। दैट्स व्हाट देयर, उसमें कोई होता है कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स वाली बात उसमें भी होता था कि एक जमाने में सुषमा स्वराज थी बीजेपी में, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, वो लगता था, नितिन गडकरी, वो लगता था कि यार ये रियल है फर्स्ट अमंग इक्वल। या फिर मुरलीधर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, उसमें लग रहा था कि फर्स्ट अमंग इक्वल। जो हम फर्स्ट अमंग इक्वल करते हैं, ऑल आर एवरेज इक्वल, दे आर नॉट ब्रिलियंट इक्वल। तो बिल्कुल अंत में सर एक और मैं आपका एक छोटा सा कमेंट इस पर चाहूंगा। भले ही किसी की भी सत्ता बदलती हो, बिहार जैसा क्रूशियल और जो गरीबी रेखा के हमेशा नीचे ही रहता है, वहां के नौकरशाहों को लेकर के जो खबरें आती हैं, जैसे अभी एक डीएसपी साहब करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी, डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, है ना, तो आपको और इनसे बात करना, इनसे पहुंचना, आप तो लगातार पॉलिटिकल रिपोर्टिंग या उनसे एंगेज भी करते हैं, तो इतना बेलगाम और मनबढ़ू क्यों है? नीतीश कुमार इतना लंबा शासन काल रहा उनका भी, मगर इस पर कहीं कोई आपको दिखता है या आगे भी कोई पिक्चर, क्लियर पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर नजर आती है, या ऐसा ही चलेगा? एक छोटी, पता नहीं, ऑप्टिमिज्म होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगा। हमने स्टेट विजिलेंस यूनिट और विजिलेंस बनाया, कुछ सिंबोलिज्म वाले केसेस भी लिए। लेकिन आपने देखे कि जिसका जितना रामानी जिक्र किया करते थे कि बिहार में एस्टीमेट घोटाला है, मतलब 4 रुपए का काम है वो 8 रुपए में हो रहा है, 6 रुपए में हो रहा है। और मतलब कमीशन का अब कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर में और डिफरेंट सेक्टर में वो इशारा करते थे। तो उसमें टॉप डाउन, अब हमारे पास पेपर्स नहीं, हम कोई शूटिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, लेकिन उनका एक था। तो उस पार्ट के जब हिस्सा बनते हैं आप, तो उसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं आते, उस घेरे में पॉलिटिशियंस आते हैं, टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी आती है। संजीव हंस पर केस हुए, अब एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट अभी रिटायर हो गए हैं, उन्होंने कहा कि जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया ठीक है। तो मतलब कहने का इशारा ये सिस्टम में कोई एक्सेप्शन नहीं है कि 1-2 कर रहे थे। हाँ, तो ये चीजें जो सिस्टम में रॉड तो है, ब्यूरोक्रेसी पर जब टू मच डिपेंडेंट होता है, इस चीज को रेनिंग करना, जो परसेंटेज वाली बात होती है,
जो कमीशन वाली बात है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी देखिए, हम सर्टन कंपनियों का नाम नहीं लेंगे, उनके बनाए हुए पुल गिर रहे हैं, राफे का दिए जा रहे हैं, तो कोई रॉकेट साइंस तो समझने में नहीं लगता है कि आपको क्यों दिए जा रहे हैं। तो इनका अन्वेषण होगा, लाख जो टेंडर्स होता है इंटरनेट पर होता है, ऑनलाइन पर होता है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि किसको टेंडर, क्लस्टर टेंडर होता है, उसमें आपसी समझौता हो जाता है कि इस बार तुमको मिलेगा, तुम रुक जाओ, इस बार हमको मिलेगा। तो वो अंदर से डीप डाउन अगर उसमें आप डीप डाइव करेंगे तो लगेगा इसमें बहुत सारा करप्शन की जरूरत है इस सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी को ओवरऑल करने के लिए, करप्शन वाले चीज को देखने के लिए। लेकिन मैं उसमें कुछ एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। ये टॉप डाउन, आप बॉटम से ऊपर की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ देखिए। ये मेरा जो क्रिटिक है इस गवर्नमेंट का, ये क्रिटिक है इस गवर्नमेंट में उस लेवल के करप्शन को नहीं किया गया। जो करप्शन को एक्सपोज हो गया वो बॉर्डर स्कैम हो गया, और जो नहीं एक्सपोज हुआ वो सीमेंट घोटाला है, जिसको आप ढूंढते रहिए, मिलेगा ही नहीं हुआ। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करनी पड़ेगी, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने के भी अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत मुश्किल सा काम है। लेकिन हम इन्हीं सारी चीजों में बात कर रहे थे, जिस तरीके से सत्ता का फेरबदल होगा, नई कैबिनेट होगी, और उसमें आरएसएस किस तरीके से क्रूशियल रोल हर जगह पर अदा करता है, मगर बिहार के भीतर कैसे वहां एक तरीके से मामला आकर के जरा थम सा जाता है। इस तरीके की तमाम बातों के बीच में नौकरशाही, बेलगाम और मनबड़ू तो है ही, क्योंकि वो यथावत बनी रहती है। तो इन्हीं सारी चीजों पर हम सर से बात कर रहे थे और जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान बिहार में चल क्या रहा है, ऐसे समय में जब चारों तरफ खरवास है और खरवास को लेकर के सारी बातें हैं। तो क्या है, चल क्या रहा है, माहौल क्या है, कैसे कोई नाम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे रुक जा रहे हैं, कैसे बढ़ाए जा रहे हैं इस दौरान जब चारों तरफ एआई है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन उससे ज्यादा है। तो हम सर से उन्हीं सारी चीजों के संदर्भ में, और जो घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं उन सारी चीजों के संदर्भ में, अभी नीतीश कुमार राज्यसभा विधिवत तरीके से 10 तारीख को जाएंगे, और उसके बाद फिर ये सारी कवायद शुरू हो जाएगी, खरवास भी खत्म हो जाएगा, बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, वो कैसा होगा, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स और एवरेज की सारी बातें जो हैं उन्होंने समझाई, वो बात आप सभी लोगों तक